नमस्कार विद्यार्थियों। कल के वीडियो में मैंने आपको गुप्त वंश के बारे में बताया था। गुप्त वंश के प्रमुख शासक बताए थे, गुप्त वंश की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियों का जिक्र किया था। आज चर्चा मैं गुप्तकालीन समाज से कर रहा हूँ। गुप्तकाल का जो सामाजिक वर्ग था वो मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। इन 4 वर्णों में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मणों का वर्णाश्रम व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान था। ब्राह्मणों के मुख्य रूप से 4 कर्तव्य माने जाते थे: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। जो क्षत्रिय वर्ग था, उस क्षत्रिय वर्ग का प्रमुख जो कर्तव्य था वो राष्ट्र की सीमाओं की हिफाजत करना, उनकी सुरक्षा करना था। वैश्य वर्ग का मुख्य रूप से कर्तव्य व्यापार और कृषि कार्यों को संपादित करना था, जबकि शूद्र वर्ग सेवा प्रदाता था। इसके अलावा जो वर्णाश्रम व्यवस्था जो गुप्तकालीन समाज में थी वो जन्म पर आधारित थी। बंधन, हालांकि सामाजिक बंधन इस दौर में शिथिल होने लगे थे, कमजोर होने लगे थे। कौन किस वर्ग में है इसका आधार गुण और कर्म नहीं थे। मैंने कहा कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था इस काल में प्रचलित हो गई। जहां तक बात स्त्रियों की है तो स्त्रियों का समाज में एक प्रमुख स्थान था। धार्मिक कार्यों में स्त्री की सहभागिता, उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन था। पर्दा प्रथा जैसी व्यवस्था इस समाज में नहीं थी। जहां तक विवाह संबंधों का जिक्र है तो 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन इस समाज में था। स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। गुप्तकालीन समाज में नारी का एक आदर्श चित्रण किया गया है। पुरुष की मृत्यु के उपरांत उस पुरुष की संपत्ति पर पुत्र के अभाव में प्रमुख स्थान, पहला स्थान नारी का होता था, उसकी पत्नी का होता था। तो ये गुप्तकालीन समाज था। अब मैं चर्चा कर रहा हूं वर्धन वंश की। मैंने आपको बताया कि गुप्त वंश जो था वो कुषाण और शकों की सत्ता, कुषाणों की 230 ईस्वी के इर्द गिर्द समाप्त हो गई और शकों की 250 ईस्वी के आते आते वो कमजोर हो गए। और उसके बाद गुप्त वंश सत्ता में आया और गुप्त वंश में श्रीगुप्त ने विधिवत तौर पर 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। और मैंने आपको कहा कि बताया था कल कि अंतिम जो प्रमुख राजा इस वंश का हुआ प्रमुख रूप से वो 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक शासनकाल उसका रहा। स्कंदगुप्त उसका नाम था। अगले मैंने बताया था कि अगले 100 वर्षों तक भी गुप्त वंश इन प्रकार सत्ता में बना रहा, लेकिन उत्तराधिकारी कोई योग्य नहीं थे जो इस वंश की ध्वजा पताका को आगे ले जा पाते। और 550 ईस्वी के आते आते यह वंश पतन को प्राप्त हो गया। उसी समय भारतीय राजनीति में वर्धन वंश का आगमन हुआ। 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर, यह हरियाणा में है स्थान, थानेश्वर के निकट थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाते हुए पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की। ये संस्थापक था पुष्यभूति, इसीलिए वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति के बाद इस वंश की जो कमान थी वो इसके पुत्र प्रभाकर वर्धन के हाथ में आई।
प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति का पुत्र था। पुष्यभूति के बाद उसने वर्धन वंश की बागडोर, उसकी सत्ता को ग्रहण किया, संभाला। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी। बड़ा पुत्र जिसका नाम था राज्यवर्धन, राज्यवर्धन से जो छोटा पुत्र था जिसका नाम था हर्षवर्धन, बचपन में इसका नाम शिलादित्य था, और एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। राजश्री ये एक पुत्री थी इसके। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन सत्ता में आया। राज्यवर्धन ने जब बागडोर संभाली तो उसको शुरुआत से ही युद्धों में उलझना पड़ा था। उसी समय बंगाल के राजा शशांक जो कि एक गौड़ शासक था, उसने 606 ईस्वी में इस शशांक ने, जो गौड़ राजा था बंगाल का, उसने युद्ध में राज्यवर्धन को परास्त कर दिया था। ना केवल परास्त किया था बल्कि राज्यवर्धन की मृत्यु भी वध भी कर दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु उपरांत उसका छोटा भाई जिसका नाम था शिलादित्य यानी कि हर्षवर्धन, वो गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने जब सत्ता संभाली तो हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर के और 647 ईस्वी रहा। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। इस वंश के जो शासक थे वो भगवान शिव के उपासक थे। हर्षवर्धन ने जब सत्ता संभाली तो लगभग 40 वर्षों तक इसने शासन किया है, और न केवल अपनी कीर्ति का बल्कि अपने वंश की कीर्ति का विस्तार भी हर्षवर्धन ने बखूबी किया। जिस समय हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा था, राज्य की स्थिति संकटपूर्ण थी। जैसे कि इसका जो ज्येष्ठ भाई था राज्यवर्धन, मैंने बताया युद्धों में उलझा हुआ था और युद्ध में ही उसका शशांक के द्वारा वध कर दिया गया था, तो राज्य की स्थिति भयावह थी। जब राज्यवर्धन की हत्या हुई थी युद्ध में, उसके बाद जो इसकी बहन थी राजश्री, वो भी इतनी घबराहट में थी, इतनी डर में थी कि वो राजकाज छोड़ करके और किसी अन्यत्र गुप्त स्थान पर जाकर के छिप गई थी। ऐसी विकट परिस्थितियों में हर्षवर्धन ने राज्य का संचालन किया। उसने अपने बड़े भाई की हत्या का प्रतिशोध लिया, और हर्षवर्धन ने जो बंगाल के राजा थे शशांक के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उसने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि कर ली, और भास्कर वर्मा से संधि करने के उपरांत भास्कर वर्मा के साथ मिलकर के हर्षवर्धन ने शशांक के साथ युद्ध छेड़ दिया, और युद्ध छेड़ने के उपरांत जो शशांक था उसको युद्ध में परास्त कर दिया, और हर्षवर्धन ने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत में भी हर्षवर्धन ने सैन्य अभियान संचालित किए। हालांकि 620 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय, 620 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण भारत में हर्षवर्धन की विजय ध्वज को रोक दिया था, यानी कि उसके विजय अभियान को विफल कर दिया था। उसकी जो इसके अलावा हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो थानेश्वर से लेकर के कन्नौज तक, हिमाच्छादित हिमालय से लेकर के पूर्व में असम के क्षेत्रों तक, दक्षिण में नर्मदा के क्षेत्रों तक पूरी तरह से विस्तृत हो चुका था। हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से लेकर के उसने दूसरी राजधानी के रूप में कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया था। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की नींव इस तरह हर्षवर्धन ने रखी। हर्षवर्धन जिसको परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी प्राप्त थी, परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी हर्षवर्धन को प्राप्त थी। हर्षवर्धन भगवान शिव और सूर्य दोनों की उपासना करता था।
महाराजाधिराज की उपाधि उसने धारण कर ली थी, परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की थी, और महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण कर ली थी। हर्षवर्धन ने भगवान शिव और भगवान सूर्य की उपासना करता था, लेकिन जीवन के अगले पड़ाव में और हर्षवर्धन का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हो गया था, और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से, देखिए बौद्ध धर्म में दो शाखाएं, हीनयान और महायान, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से और अपना धर्म स्थापित हर्षवर्धन ने कर लिया था, और महायान शाखा से प्रेरित होकर के उसने बौद्ध धर्म को अनुसारित करते हुए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य भी उसने किया। इसका प्रमाण मिलता है कि वह अपने शासनकाल के दौरान प्रत्येक 5वें वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयाग, यानी कि जिसे इलाहाबाद भी आप कह सकते हैं, प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर, प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर 75 दिवसीय एक धर्म सम्मेलन, एक धर्म सभा का आयोजन कराता था, जिसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। याद रखना, महामोक्ष परिषद उसे कहा जाता था। हर्षवर्धन शासनकाल के प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग के गंगा यमुना के संगम पर 75 दिवसीय एक सम्मेलन आयोजित, एक धर्म सम्मेलन आयोजित करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। उससे भी महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि जैसा कि किंवदंतियों में आता है, जनश्रुतियों में आता है कि इस सम्मेलन के दौरान, इस महामोक्ष परिषद के दौरान हर्षवर्धन अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान कर दिया करता था, और यह विशेष रूप से इसको एक दानवीर के रूप में यह तथ्य स्पष्ट करता है, प्रमाणित करता है कि हर्षवर्धन एक बड़ा दानवीर था। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक चीनी यात्री हेनसांग भी भारत आया था, और हर्षवर्धन के शासन को, उसकी उपलब्धियों को, उसकी विशेषताओं को उसने अपने ग्रंथों में, अपनी रिसर्च में, अपनी खोजों में स्पष्ट किया है। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि चीनी यात्री जो हेनसांग था, वो हर्षवर्धन के द्वारा जो महामोक्ष परिषद आयोजित होती थी, तो 6वां जो महामोक्ष परिषद आयोजित हुआ था प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर, उस 6वें महामोक्ष परिषद सम्मेलन में हेनसांग ने भी पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। हर्षवर्धन न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि वह स्वयं ललित कलाओं में निपुण भी था। हर्षवर्धन के अंदर एक कवि भी बसता था, और उसने बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। उसमें जो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हर्षवर्धन की हैं, उनमें प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ये प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें हर्षवर्धन ने लिखा है। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि भी था, जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को, उसकी अजेयता को, उसके राज्य विस्तार को, उसके राज्य संचालन को बखूबी लिखा है। बाणभट्ट ने, जो इसका महाकवि था, उसने इसके जीवन चरित्र को एक अपने ग्रंथ में लिखा है, जिसका नाम है हर्षचरितम, जिसके रचयिता बाणभट्ट
बाणभट्ट हैं। इसके अलावा बाणभट्ट ने एक और कृति लिखी है जिसका नाम है कादंबरी। कादंबरी। हर्षवर्धन चूंकि निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी। 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उसके साथ ही वर्धन वंश समाप्त हो गया। संभवतः हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर उस काल में माना जाता था और हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत राजपूत काल का आगमन। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात ही विदेशी आक्रांताओं का एक दौर शुरू हुआ। तो ये वर्धन वंश था। यही आपके पहले अध्याय स्वर्णिम भारत में 3 टॉपिक दिए गए हैं। मैंने तीनों आपको कराए हैं, मौर्य वंश, गुप्त वंश और ये वर्धन वंश। ओके, थैंक यू।